नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। एक गरीब घर का लड़का जो डिलीवरी का काम करता है, अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा मौका आता है जिससे वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। आखिर ऐसा कौन सा मौका उसे मिलता है और अंत में उसके साथ क्या होता है, ये सब हम देखेंगे 2024 में रिलीज हुई द कुरियर नाम की इस मूवी में। और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर दो यार। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आप तक ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। तो कहानी की शुरुआत हांगकांग के एक बेहद व्यस्त शिपिंग पोर्ट से होती है, जहां पर ट्रक पर एक बहुत बड़ा कंटेनर लादा जा रहा होता है। इन कंटेनरों को बेहद टाइट सिक्योरिटी के साथ देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। और ऐसी ही एक कंटेनर एक वेयर हाउस के अंदर खोला जाता है और हम देखते हैं कंटेनर के अंदर इवान नाम का एक लड़का बैठा हुआ है। फिर उस कंटेनर के अंदर के बॉक्सेस को खोला जाता है जिसके अंदर 1500 करोड़ यूरो से ज्यादा ब्लैक मनी होता है। ये सारे यूरो स्पेन से हांगकांग लाए गए हैं और इसी की डिलीवरी के लिए इवान वहां पर आया है। इवान अपने क्लाइंट के ब्लैक मनी को इसी तरह दूसरी जगह डिलीवरी करने का काम करता है और इस काम के बदले उसे 3% यानी 45 करोड़ यूरो कमीशन मिलने वाला है। लेकिन कुछ साल पहले इवान की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। परिवार का खर्च चलाने के लिए इवान एक होटल में वैले का काम करता था। काफी कम सैलरी और कस्टमर के टिप के सहारे उसका गुजारा चल रहा था। अब एक दिन रोजाना की तरह काम खत्म करके घर लौटते समय उसने रियल एस्टेट के कई पोस्टर देखे। उन पोस्टरों को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस फील्ड में कुछ किया जाए। इसी सोच में डूबा हुआ घर पहुंचा। घर आकर उसने देखा कि उसका पिता टीवी पर खबरें देखते हुए सरकार को कोस रहा है। दरअसल जब इवान छोटा था तब उनके हालात इतने खराब नहीं थे। उसके पिता ने एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए बैंक से लोन लिया था। उसी साल वहां पर ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ था, जिससे वहां टूरिस्टों की भरमार हो गई और उनका बिजनेस काफी अच्छा चला। लेकिन अगले ही साल यह सब खत्म होने के बाद उनके बिजनेस में भारी गिरावट आ गई। देश की आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई और इसका सबसे बड़ा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ा। इवान के पिता का रेस्टोरेंट बंद हो गया और बैंक का कर्ज चुकाते चुकाते उनकी हालत लगभग सड़क पर आने जैसी हो गई। खैर, अब इसके बाद इवान अपने दोस्तों से मिलता है। वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ रियल एस्टेट को लेकर अपना आइडिया उनके साथ शेयर करता है। उसका प्लान था कि वो सस्ते और टूटे फूटे मकान खरीदेंगे और फिर उन्हें रेनोवेशन करके ऊंचे दामों में बेचेंगे और जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके दोस्तों को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें अच्छी खासी रकम की जरूरत थी और बैंक से लोन लेना भी आसान नहीं था। किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और इवान काफी निराश हो गया। अगले दिन वो अपने काम के दौरान उसने नशे में धुत एक आदमी को देखा। तब उसके एक कॉलीग ने उसे बताया कि उसका नाम गैब्रियल है और वो एक काफी अमीर इंसान है। यह सुनते ही इवान ने उसे टारगेट करने का फैसला किया। पार्टी खत्म होने के बाद जब गैब्रियल बाहर निकला तो इवान उसकी गाड़ी होटल के सामने ले आया। गैब्रियल ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इवान ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि अगर वह उसे 300 यूरो देगा तो वो उसे महफूज उसके घर तक पहुंचा देगा। तब गैब्रियल ने कहा कि मैं तुम्हें 500 यूरो दूंगा अगर तुमने मुझे टाइम पर एक जगह पहुंचा दिया तो। इवान ने उसे गाड़ी में बिठाया और पूरी रात गाड़ी चलाकर उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। गैब्रियल एक घर में पैसों से भरा ब्रीफकेस देने आया था। दरवाजा एक लेडी ने खोला और फिर दोनों अंदर चले गए। इवान उनके हाव भाव से समझ गया कि जरूर किसी तरह का इल्लीगल काम चल रहा है। थोड़ी देर बाद गैब्रियल बाहर आया और इवान को उसके पैसे दिए। अब जैसा कि उसने 500 यूरो देने का वादा किया था, लेकिन उसने सिर्फ 300 यूरो ही दिए। ऊपर से उसे बस में घर जाने के लिए कहा। अब गैब्रियल के जाने के बाद इवान ने उसी घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा फिर से उस लेडी ने खोला जिसका नाम मैरी है। इवान ने मैरी से कहा कि उसे नहीं पता कि गैब्रियल उसके लिए क्या काम करता है, लेकिन जैसा भी काम हो वो उससे बेहतर तरीके से कर सकता है। उसने यह भी कहा कि गैब्रियल उसके ब्रीफकेस से पैसे चुरा रहा है और ऐसे धोखेबाज पर भरोसा करने के बजाय एक बार उसे मौका देकर देखें। अब अंदर जाकर पैसों को गिनने पर मैरी ने देखा कि सच में कुछ पैसे कम हैं। अब उसे यकीन हो गया कि गैब्रियल उसे बहुत दिनों से धोखा दे रहा है। इसलिए उसने इवान को काम पर रखने का फैसला किया और उसे कहा कि उसे हर डिलीवरी के बदले 10,000 यूरो मिलेंगे। अब इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर इवान काम के बारे में बिना कुछ पूछे ही हां कर दिया। दरअसल उसने एक चाल चली थी। जब गैब्रियल शराब के नशे में सो गया था तब पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाते टाइम इवान ने चुपके से ब्रीफकेस खोलकर उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए थे।
इसका फायदा उठाकर उसने गैब्रियल को फंसा दिया और खुद वह काम हासिल कर लिया। खैर, अब इसके बाद इवान को एक घोड़ा डिलीवर करने का पहला काम मिला। उसने फ्रांसिस्को नाम के एक आदमी के घर पर घोड़ा पहुंचाया। फ्रांसिस्को ने वह घोड़ा अपनी बेटी ग्लोरिया के जन्मदिन पर तोहफे में दिया। इवान को लगा कि उसका काम सिर्फ घोड़ा पहुंचाना है, लेकिन असली काम तो कुछ और ही था। फ्रांसिस्को उसे पैसों से भरा एक ब्रीफकेस देता है जिसे उसे मैरी तक पहुंचाना था। इवान पैसे लेकर लौटते समय सोच रहा था कि यह काम कितना आसान है, लेकिन रास्ते में अचानक पुलिस ने उसकी गाड़ी रोक ली और उसे गाड़ी की डिक्की खोलने के लिए कहा, जहां पर इवान पैसों से भरे ब्रीफकेस को रखा था। पुलिस वाला जब गाड़ी की डिक्की में इतने सारे पैसे देखें तो उससे कड़ी पूछताछ करने लगते हैं। तब इवान ने कहा कि उसने अपनी जमीन बेचकर यह रकम हासिल की है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे मारने लगते हैं। तब इवान फोन निकालकर पुलिस कमिश्नर को कॉल करने की बात कहता है और कहता है कि वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। इवान का कॉन्फिडेंस देखकर पुलिस उसे छोड़ देती है। बाद में उसे पता चलता है कि यह सब असल में एक टेस्ट था। वो पुलिस वाले मैरी के लिए ही काम करते थे और उन्हें मैरी ने ही भेजा था, जो यह देखना चाहती थी कि इवान ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। उसकी समझदारी और सूझबूझ से मैरी काफी खुश होती है और उसे 10,000 यूरो के अलावा बोनस भी देती है। अगले दिन मैरी इवान की मुलाकात अपने पति स्टीफन से कराती है। स्टीफन के पिता डायमंड स्मगलिंग के किंग रह चुके थे और अब मैरी और स्टीफन मिलकर ही यह पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार चला रहे थे। इसके बाद इवान नियमित रूप से उनके लिए काम करने लगता है। उसका काम सिर्फ इतना था, फ्रांसिस्को से पैसे लेकर उसके क्लाइंट तक पहुंचाना। शुरुआत में इवान को बेल्जियम के क्लाइंट्स तक ब्रीफकेस पहुंचाना पड़ता था, क्योंकि बेल्जियम डायमंड ट्रैफिकिंग का हेवन माना जाता था। वहां का बैंकिंग सिस्टम काफी करप्ट था और केवल 2 ऑफिसर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते थे। उन्हें रिश्वत देकर नकली डायमंड ट्रांजैक्शन के नाम पर पैसे स्विट्जरलैंड में उनके दूसरे क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इस तरह ब्लैक मनी वाइट बन जाता था। इस पूरे खेल का मेन ब्रोकर फ्रांसिस्को था, जो बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के क्लाइंट्स के बीच मिडिलमैन की भूमिका निभाता था। अब सवाल उठता है कि फ्रांसिस्को को इतना ब्लैक मनी मिलता कहां से था। दरअसल पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन और खासकर रियल एस्टेट से जुड़े भ्रष्ट लोगों से उसके गहरे संबंध थे। ये लोग अपना ब्लैक मनी वाइट कराने के लिए पैसे फ्रांसिस्को को सौंप देते थे और वो डायमंड ट्रैफिकिंग के नाम पर उन पैसों को लीगल बना देता और बदले में 3% कमीशन लेता था। खैर, अब कुछ महीने बाद इवान को जिनेवा में पैसे डिलीवर करने का काम सौंपा गया। वह 14 मिलियन यूरो लेकर जिनेवा पहुंचा और एक रेस्टोरेंट में मैरी से मिला। मैरी ने बताया कि अब वे बेल्जियम में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पाएंगे और अब से सारा पैसा जिनेवा के जरिए ही घुमाया जाएगा। इसके बाद मैरी इवान को एक फाइनेंस एक्सपर्ट से मिलवाती है। उसने ब्लैक मनी को वाइट करने का एक नया तरीका निकाला था। प्लान यह था कि वो लोग डायमंड को यूरो में खरीदेंगे और फिर उन डायमंड्स को दूसरे देशों में डॉलर्स में बेच देंगे। फिर उन पैसों को स्विस बैंक में रखा जाएगा, इसलिए स्पेन की सरकार उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाएगी और अगर कभी पकड़े भी गए तो वो कह सकते हैं कि यह डायमंड का पैसा है और इस तरह वो लोग बड़े चालाकी से अपना काम आगे बढ़ा सकते थे। फिर रात को टीवी देखते समय इवान की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसे उसने उस रेस्टोरेंट में देखा था जहां वो और मैरी बैठे हुए थे। वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर आया था। असल में वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम जॉर्डन था। वो बेहद अमीर था और कई बड़े लोगों के साथ उसका कनेक्शन था। टीवी पर उसकी पत्नी भी नजर आ रही थी। इवान समझ गया कि जॉर्डन अपनी पत्नी के होते हुए भी अफेयर चला रहा है। उसने जॉर्डन को अपना अगला टारगेट बनाने का फैसला किया और कई दिनों तक उसका पीछा करता रहा। फिर एक दिन इवान होटल में जॉर्डन का इंतजार कर रहा था ताकि उसे फंसाने का मौका मिल सके। थोड़ी देर बाद जब जॉर्डन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल पहुंचा तो इवान ने पता लगाया कि वो किस कमरे में ठहरा है। जॉर्डन के कमरे में जाने से पहले इवान वहां पहुंचकर स्पाई कैम लगाने का प्लान बनाता है, लेकिन कमरे में घुसते टाइम वो होटल स्टाफ के हाथों पकड़ा गया। खुद को बचाने के लिए उसने स्टाफ को 10,000 यूरो की रिश्वत दी और उससे कहा कि वह कैमरे कमरे के अंदर लगा दे। अब पैसों के लालच में आकर वो उसकी बात मान लेता है और फिर जॉर्डन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में जो कुछ भी करता है वो सब कुछ स्पाई कैम में रिकॉर्ड हो जाता है। बाद में वो स्टाफ वो रिकॉर्डिंग इवान को दे देता है। जब उसे पता चलता है कि इवान किस तरह का काम करता है तो वो अपना नाम निक बताते हुए उसके साथ काम करने की बात कहता है। निक काफी स्मार्ट और मारपीट में भी माहिर होता है, इसलिए इवान उसे अपना पार्टनर बना लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर जॉर्डन के पास जाते हैं और उसे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं।
इवान बताता है कि वो स्पेन से स्विट्जरलैंड तक पैसे ट्रांसफर करता है और अब इस शहर में भी वो वही काम करना चाहता है। दरअसल इवान अब मैरी के अंडर काम नहीं करना चाहता था, वो अब खुद का अलग एक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बनाना चाहता था। लेकिन इसके लिए क्लाइंट्स की जरूरत थी, इसलिए उसने जॉर्डन को टारगेट किया। वो जॉर्डन को मजबूर करता है कि वह अपने जान पहचान के मिनिस्टर और बड़े बिजनेसमैन से इवान और निक की मुलाकात कराए। अब मजबूर होकर जॉर्डन उसकी बात मान लेता है। हालांकि वो सभी पहले से ही फ्रांसिस्को के जरिए काम कर रहे थे, ऊपर से इवान इस लाइन में नया था और कोई उसे ठीक से जानता भी नहीं था, इसलिए कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन जॉर्डन के दबाव डालने पर वो लोग इवान को काम देने को तैयार हो जाते हैं। अब दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर वो दोनों मिलकर भारी रकम कमा लेता है। अब यह बात मैरी को भी पता चल जाती है और वो इवान से मिलने आती है। वो उसे चेतावनी देती है कि पैसा इंसान को जितना ऊपर उठाता है उतना ही नीचे भी गिरा सकता है और उसे अपने दायरे में रहकर काम करने की सलाह देती है। लेकिन इवान उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब अगले क्रिसमस पर वो अपने माता पिता से मिलने घर जाता है और साथ में महंगे तोहफे भी ले जाता है। इवान में आए बदलाव को देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो आखिर करता क्या है। तब इवान कहता है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, लेकिन उसके पिता उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह जानते थे कि कोई भी इंसान बिना किसी गलत काम के इतनी जल्दी अमीर नहीं बन सकता। वो इवान को समझाते हैं कि इस तरह पैसा कमाने का अंजाम काफी बुरा हो सकता है, लेकिन इवान उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वहां से लौटकर वो फिर से अपने काम में लग जाता है। फिर एक दिन वो जॉर्डन की पार्टी में शामिल होता है, लेकिन इस पार्टी पर लुइस और मोनिका नाम के दो पुलिस वाले नजर रखे हुए थे। पार्टी में इवान को देखकर लुइस मोनिका से इवान के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि इवान हाल ही में जॉर्डन के लिए काम करने लगा है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लुइस समझ जाता है कि इवान एक नया खिलाड़ी है। अब इधर पार्टी में फ्रांसिस्को और उसकी बेटी ग्लोरिया भी आई हुई थी। इवान कोशिश करता है कि वो जितना हो सके फ्रांसिस्को से दूर रहे। फिर वो ग्लोरिया के पास जाता है और उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी फ्रांसिस्को वहां आ जाता है और इवान को धमकी देता है कि तुम्हारी वजह से मुझे भारी लॉस हो रहा है, क्योंकि तुमने मुझसे मेरे क्लाइंट छीने हैं, और टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। अब फ्रांसिस्को की धमकी सुनने के बाद इवान बिना कुछ कहे चुपचाप निक के साथ वहां से निकल आता है। लेकिन रास्ते में फ्रांसिस्को के आदमी उन्हें रोक लेते हैं और उन दोनों को बेरहमी से पीटते हैं। मार खाने के बाद इवान को समझ आ जाता है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जा सकती, इसलिए वो सीधे फ्रांसिस्को के पास जाता है और उसे एक ऑफर देता है। उसका ऑफर यह था कि वो अपनी कमाई का 20% फ्रांसिस्को को देगा, लेकिन फ्रांसिस्को 30% का डिमांड करता है। आखिरकार दोनों के बीच डील तय होती है कि इस साल इवान 30% कमीशन देगा और अगले साल से 20%। अब डील फाइनल होने के बाद फ्रांसिस्को उसे एक और बात के लिए चेतावनी देता है कि वो उसकी बेटी ग्लोरिया से दूर रहे। इवान उसकी बात मान लेता है और वहां से चला आता है। इसके बाद इवान पूरी जोश के साथ काम में लग जाता है। कुछ ही सालों के अंदर वो करोड़ों कमा लेता है, मानो पैसों की बारिश हो रही हो। अब अचानक इतने सारे पैसे कमाने के कारण उसके बर्ताव में भी काफी बदलाव आ जाता है और उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। एक दिन मैरी उससे मिलने आती है, मैरी जिसके सहारे वो इस फील्ड में आया था। लेकिन इवान मैरी की इंसल्ट करने लगता है। वो चुपचाप सब सह लेती है और बताती है कि उसके पति स्टीफन को खबर मिली है कि पुलिस सीक्रेटली फ्रांसिस्को की तहकीकात कर रही है। जो भी लोग फ्रांसिस्को से जुड़े हैं, पुलिस के पास सबकी जानकारी है। अगर फ्रांसिस्को पकड़ा गया तो सब लोग फंस सकते हैं। और ये सब कहने के बाद मैरी वहां से चली जाती है। फिर ये सब सुनने के बाद इवान परेशान हो जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि कुछ दिनों से हमेशा एक गाड़ी उसका पीछा करती रहती है। वो समझ जाता है कि ये पुलिस के ही लोग हैं। फिर वो इस सिचुएशन से निकलने का एक तरीका खोजा। वो सीधे पुलिस कमिश्नर यानी लुइस के पास पहुंच जाता है। इवान उसके साथ एक डील करता है कि वो फ्रांसिस्को और उसके क्लाइंट्स की पूरी जानकारी लुइस को देगा, बदले में पुलिस उसका पीछा छोड़ देगा। लुइस भी उसकी बात मान लेता है। फिर इवान फ्रांसिस्को के सारे राज खोल देता है और उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए वो विदेश घूमने के बहाने वहां से निकल जाता है। वो ग्लोरिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि ग्लोरिया पहले से ही इवान को पसंद करती थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और निक भी किसी दूसरे जगह निकल जाता है। अब इवान ग्लोरिया को कुछ दिनों के लिए टूर पर ले जाता है, घूमने फिरने और महंगे तोहफे वगैरह देकर उसे बिजी रखता है। इसी दौरान दूसरी तरफ पुलिस जॉर्डन, फ्रांसिस्को और उनके क्लाइंट्स को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन एक दिन ग्लोरिया अचानक टीवी पर अपने पिता की गिरफ्तारी की खबर देखती है।
वो फौरन सामान समेटकर घर के लिए निकल पड़ती है। इवान उसे नहीं रोकता क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका होता है। इसके बाद वो भी अपने देश लौट आता है। फिर वो मैरी और स्टीफन से मिलता है। वो उन दोनों से कहता है कि अब फ्रांसिस्को जेल में है और पूरा मैदान खाली है। अगर वो लोग उसके क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ लें तो अकेले मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन मैरी सलाह देती हैं कि हालात अभी ठीक नहीं है और उन्हें हालात ठीक होने तक इंतजार करना होगा। इवान उनकी सलाह मान लेता है और निक को साथ लेकर मैड्रिड चला जाता है। अगले कुछ महीने वह ऐशो आराम और पार्टियों में बिताते हैं। इसी बीच एक दिन ग्लोरिया वहां आ पहुंचती है और इवान को होटल के कमरे में दो लड़कियों के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ देती है। इस बीच ऐशो आराम और नशे में उसके ज्यादातर पैसे खत्म हो चुके थे। ऊपर से देश में आर्थिक संकट आ चुका था। रियल एस्टेट, जहां से ब्लैक मनी का बड़ा सा हिस्सा आता था, वो अब ठप पड़ चुका था। नए प्रोजेक्ट रुक गए और इवान की कमाई भी लगभग बंद हो गई। मजबूर होकर वह घर लौटने का फैसला करता है। घर आकर वह फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया की तलाश में लग जाता है। अब एक दिन वो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी उसने 3 लोगों को देखा। उसे लगा कि उनका पीछा करने से शायद कोई नया मौका मिल सकता है। वो उनका पीछा करता है और समझ जाता है कि वो लोग भी मनी लॉन्ड्रिंग गैंग से जुड़े हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी उसे देख लेता है। वो समझ जाता है कि इवान उनका पीछा कर रहा है। वो उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा आसपास दिखा तो अंजाम बुरा होगा। धमकी सुनकर इवान को यकीन हो जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। फिर उनके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वो जॉर्डन के पास जाता है। जॉर्डन उसे बताता है कि उस गैंग के लीडर का नाम याओमिंग है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के दुनिया का किंग माना जाता है और साथ ही वो एक माफिया गैंग भी चलाता है। वो स्पेन से चाइना तक पैसा ट्रांसफर करता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा पुराना है। वो आज भी खिलौनों और कपड़ों के अंदर पैसे छिपाकर स्मगलिंग करता है, जिसकी वजह से अक्सर उसके लोग कस्टम और एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं। जॉर्डन यह भी कहता है कि अगर इवान उसे पैसे ट्रांसफर करने का कोई बेहतर तरीका बता सके तो याओमिंग उसे अपने साथ काम करने का मौका दे सकता है। अब इवान याओमिंग के साथ काम करने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो मैरी से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। लेकिन मैरी उसे मना करते हुए कहती है कि फिलहाल इस बिजनेस में काफी जोखिम है, क्योंकि इस समय स्पेन में पैसों की कमी है और पुलिस भी काफी एक्टिव है। लेकिन इवान समझाता है कि वे स्विट्जरलैंड के क्लाइंट से पैसा स्पेन लाएंगे और फिर याओमिंग के जरिए उस ब्लैक मनी को वाइट करके चाइना भेज देंगे। इस तरह वे 3% कमीशन लेकर अपना बिजनेस जारी रख सकते हैं। इवान की बात सुनकर आखिरकार मैरी भी तैयार हो जाती है। इसके बाद इवान मैरी को साथ लेकर याओमिंग के पास जाता है और अपना ऑफर उसके सामने रखता है। याओमिंग उनके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इवान निक को भी इस काम में शामिल कर लेता है और तीनों मिलकर दोबारा काम शुरू कर देते हैं और उनका बिजनेस अच्छी तरह चलने लगता है। एक दिन इवान और मैरी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि स्विस बैंक के एक अधिकारी ने वहां के सीक्रेट अकाउंट्स की लिस्ट लीक कर दिया है। उस लिस्ट में इवान और मैरी के क्लाइंट्स के अकाउंट भी शामिल होते हैं। अब वो दोनों पूरी तरह फंस चुके थे और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस पहले से उनका पीछा कर रही होती है। इवान पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में याओमिंग के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। याओमिंग को शक था कि इवान ने ही जानकारी लीक की है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जब याओमिंग उसे मारने ही वाला होता है तब इवान उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है उसके पास याओमिंग का पैसा हांगकांग पहुंचाने का एक तरीका है। याओमिंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इवान को एक आखिरी मौका देता है। इवान चाहता था कि इस डिलीवरी के बाद जो कमीशन मिलेगा उससे वो और मैरी हमेशा के लिए यह सब काम छोड़ देंगे और चाइना पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। प्लान के मुताबिक पैसे कंटेनर में लोड किए जाते हैं और इवान खुद उस कंटेनर के अंदर बैठ जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी थी करीब 1500 करोड़ यूरो से ज्यादा रकम को हांगकांग सुरक्षित पहुंचाना। फिर हम कहानी की शुरुआत के पोर्ट के सीन को देखते हैं, जहां पर कंटेनर खोलकर पैसे गिने जा रहे थे। अब सारी रकम गिनने के बाद डील के अनुसार इवान को अपना 3% कमीशन मिल जाता है। फिर वो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पार्टी करने लगता है, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और बताती है कि स्पेन से उसके नाम इंटरनेशनल वारंट जारी हुआ है और उसे गिरफ्तार कर स्पेन वापस भेज दिया जाता है। इधर यह केस लुइस लीड कर रहा होता है, जिसे इवान ने पहले फ्रांसिस्को की जानकारी दी थी। इवान उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि इवान को कम से कम 20 साल की सजा होगी। यह सुनकर इवान गुस्से में कहता है कि वह 48 घंटे में बाहर आ जाएगा। उसे उम्मीद थी कि मैरी उसे बचा लेगी, लेकिन लुइस उसे बताता है
कि मैरी ने ही उसे पुलिस के हवाले किया है। अपनी जान बचाने के लिए मैरी ने इवान की सारी जानकारी पुलिस को दे दी। यह सुनकर इवान टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे कस्टडी में ले जाया जा रहा था, तब वो मैरी को बाहर निकलते हुए देखता है। मैरी ऐसे पेश आती है जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं। तब इवान को एहसास होता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद भी उसमें गिरता है। जिस तरह उसने फ्रांसिस्को को धोखा दिया था, उसी तरह मैरी ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद बड़े पैमाने पर धरपकड़ होती है और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा सिंडिकेट टूट जाता है। कुछ समय बाद एक रिपोर्टर जेल में इवान का इंटरव्यू लेने आता है। वो इंटरव्यू में लोगों को यही चेतावनी देता है कि पैसों के लालच में न पड़ें, क्योंकि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार कहानी के साथ।